हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट मेंस की 2022 और 23 के लिए जो क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और आप सभी से ये हमें निवेदन रहेगा कि आप इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा जल्दी हो सकेगा उतना ज्यादा कोर्स करेंगे। आपको बताया था 60 डे में, ओनली 60 डे में का यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपका यही उम्मीद और उत्साह जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो इसी संदर्भ में हम कल डिस्कस कर रहे थे प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के अंदर हमने टाइप भी देख लिए थे, किस प्रकार के कौन कौन से टाइप्स इसके अंदर होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले दर्पण के अंदर प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार हमने देखा था समतल दर्पण। देखिए, समतल दर्पण को बताने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पर छोड़ दी, स्किप कर दी थी। वो चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए कि बात करते हैं अपन प्रकाश की। देखिए, प्रकाश की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रकाश, देखो प्रकाश की एक नेचर होती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रकाश की एक नेचर, कौन सी नेचर है? प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में। कौन सी रेखा में? सरल रेखा में। ठीक है, सरल रेखा में प्रकाश क्या करता है? गमन करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मान लो प्रकाश के मार्ग में कोई रुकावट आती है तो प्रकाश क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो याद रखना है कि प्रकाश जो कौन सी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। और बात करें अगर सरल रेखा में होगी तो इस प्रकाश के अंदर आपको पता है किस प्रकार की तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी आपको पता है किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग है तो इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है। माध्यम जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि माध्यम में गमन नहीं कर सकता, पर जरूरी नहीं है। माध्यम हो भी सकता है जिसके अंदर प्रकाश गुजर भी सकता है, पर माध्यम हो ये जरूरी नहीं है। माध्यम के बिना भी प्रकाश गमन कर सकता है, तो माध्यम आवश्यक नहीं होता है। ये ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम जरूरी नहीं है। वो कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको अपन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में बता सकते हैं। तो यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पीड जो है लाइट की, जो स्पीड जो है सबसे ज्यादा, चाल जो है प्रकाश की चाल, अगर बात करें प्रकाश की चाल की, तो प्रकाश की चाल जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर प्रकाश की स्पीड क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि निर्वात के अंदर क्या है? किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता। तो याद रखें। और ये कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा किसने था? ये भी आप ध्यान से याद रखेंगे। कौन सा होगा? यहां पर ऑल रॉमर। किसने बताया था? ऑल रॉमर ने बताया था। ठीक है, ऑल रॉमर या ओले रॉमर आपको लिखा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। रॉमर आप ध्यान से रखें कि ऑल रॉमर ने क्या किया था? प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा। प्रकाश की चाल जो है, चाल को मापा। किसने मापा? ऑल रॉमर ने मापा। कब मापा था? 1676 के अंदर सबसे पहले प्रकाश को मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑल रॉमर था। और जिसने बताया था कि प्रकाश की स्पीड जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो किसमें होती है? निर्वात में, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता है। ठीक है, और वही बात करें अपन क्रम पूछे तो यहां पर एक नाम लिखता हूं मैं, ठोस। दूसरा नाम लिखता हूं यहां पर द्रव्य। तीसरा नाम आपके पास है गैस। और बात करें चौथा निर्वात। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो याद रखेंगे 1 नंबर पर ये आएगा, क्योंकि कणों की संख्या बहुत ही नगण्य है। अगर कण ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब प्रकाश के मार्ग में रुकावट नहीं आएगी, और रुकावट नहीं आएगी तो प्रकाश सीधी रेखा में, या फिर उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और वही बात करें अपन किसकी किसकी बात करें? यहां पर गैस की बात करें तो गैस के अंदर कण क्या होते हैं? इस निर्वात से थोड़े से ज्यादा होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो ये 2 नंबर, इसकी स्पीड जो है सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर इसकी आएगी, उसके बाद में तीसरे नंबर पर इसकी आएगी। और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी? इसके अंदर, ठोस के अंदर। क्योंकि ठोस के अंदर कण क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। प्रकाश लगातार विचलित होता जाता है, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जिसके अंदर कणों की संख्या कम है उसी के अंदर प्रकाश की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो याद रखना कि ठोस के अंदर कणों की संख्या ज्यादा होती है, द्रव के अंदर कणों की संख्या उससे कम होती है, गैस के अंदर इससे भी कम होती है, और निर्वात में कणों की संख्या न के बराबर नगण्य होती है, जिसकी वजह से प्रकाश की स्पीड निर्वात में ज्यादा है और ठोस के अंदर क्या है? कम है। ठीक है, तो यहां पर हमने बेसिक कंसेप्ट को यहां पर देख लिया। प्रकाश के बारे में थोड़ी सी बातें छूट गई थी, हो सकता है कि आपको ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिले।
ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक की, यहां पर दर्पण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। दर्पण के अंदर सबसे पहले बात करें यहां पर किस दर्पण की, दो प्रकार के मैंने बताया था। पहला कौन सा बताया था? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। देखिए, समतल दर्पण की अगर बात करें तो समतल दर्पण के अंदर वास्तव में क्या चीज होती है? समतल दर्पण, जैसा कि आप जानते हो, यहां पर समतल दर्पण के अंदर क्या होगा, आप जैसे घरों के अंदर दर्पण देखते हो वो एक प्रकार का समतल दर्पण ही होता है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो वहां पर क्या होगा, प्लेन मिरर के अंदर सबसे पहली बात उसका परावर्तक पृष्ठ जो है, जैसे मान लो यहां पर बात करें, जो परावर्तक पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे की ओर परावर्तक पलिश है और ऊपर की तरफ क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। तो ये परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसा होगा, हमेशा याद रखें, समतल होता है, उबड़ खाबड़ नहीं होता। क्या होता है? समतल होता है, समतल पृष्ठ होता है। तो याद रखेंगे वो दर्पण जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, वो कौन सा कहलाएगा? समतल कहलाएगा। ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं यहां पर समतल दर्पण के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण होते हैं। कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है गुण के अंदर, कि समतल दर्पण के वास्तव में गुण क्या होते हैं। तो एक चीज आप ध्यान में रखें, यहां से क्वेश्चन जो पूछेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन के आएगा। पहली बात तो ये आपसे ये पूछेगा सीधा डायरेक्ट ही कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो याद रखेंगे, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, सारी हम प्रतिबिंब की बात करेंगे। प्रतिबिंब निर्माण जो है या प्रतिबिंब जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसी के गुण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिबिंब के गुणों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर पहला जो गुण है वो यही होगा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? पार्श्व प्रतिबिंब, लेटरल इमेज बनती है। प्रतिबिंब का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमेज। अब पार्श्व का मतलब क्या है? आप देखना घर के अंदर जो मिरर होता है उसके अंदर आप देखना आपकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखती है और राइट साइड क्या दिखती है? लेफ्ट दिखती है। यानी कि आपका बायां भाग तो दायां दिखेगा और दायां भाग क्या दिखेगा? बायां दिखेगा। ये चीज आप नोट कर सकते हो। घर के अंदर जो मिरर होता है वो समतल दर्पणी होता है और इसके अंदर क्या है? पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व का मतलब है आपका बायां जो भाग है वो हमेशा क्या दिखेगा? आपका दायां दिखेगा। देख लेना, चेक कर लेना। और आपका जो दायां भाग जो है वो कैसा दिखेगा? बायां दिखेगा। ठीक है, बायां दिखेगा। आप अगर मान लो कि जैसे आपने किसी हाथ में कुछ चीज ले रखी है और आपको इसी से, जैसे मान लो सुई ले रखी है और उससे आप सिलाई कर रहे हो, तो आपका जो मान लो आपने राइट हैंड में ले रखी है तो आपको वो लेफ्ट हैंड में दिखेगा। ये चीज आप याद रखें, क्योंकि आपका पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है ये समतल दर्पण, जिसके अंदर बायां दायां दिखेगा और दायां क्या दिखेगा? बायां दिखेगा। तो पहला कंसेप्ट आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर 2 नंबर पॉइंट ये बताता है कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण जो है उसके अंदर क्या होता है। पहली बात तो यह है कि प्रतिबिंब आभासी और क्या बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके लिए मैं मान सकता हूं कि रामबाण सिद्ध होगा और आपको रेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि ये 100% यहां पर अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% ये प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना यहां पर रहती है। ठीक है, तो क्योंकि एनसीईआरटी ने भी साफ लिख रखा है और इस तरीके से के क्वेश्चन आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कॉम्पिटिटर के लिए। ठीक है, तो यहां पर आभासी बनता है प्रतिबिंब। मैं बताऊंगा आपको, आभासी और आभासी हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। याद रखेंगे, आभासी और सीधा होता है। और बात करें अगर ये बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा भी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु के समान साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? जितना आकार वस्तु का होगा उस दर्पण में उतने ही आकार की क्या दिखेगी? वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा। तो वस्तु के समान आकार का क्या दिखेगा? प्रतिबिंब। वस्तु के समान आकार का, आकार का। ऐसा नहीं है कि छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा। तो वस्तु का जितना आकार होगा उतना ही आकार की प्रतिबिंब दिखेगा और आभासी दिखेगा और सीधा दिखेगा। आभासी का मतलब ये है कि आप अगर देखना किसी मिरर के सामने जब आप खड़े हो जाते हो तो आप अपने आप को, आपका सर ऊपर ही दिखेगा, आपका पैर नीचे ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पैर तो ऊपर दिखे और सर आपका नीचा दिखे। इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट हुआ कि उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो तो सीधा बनता है। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, इसमें रटने की कहीं जरूरत नहीं है। आप जिस भी मिरर के सामने खड़े हो उसमें देखना आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, आपका सारा सिस्टम जो जैसा आपका, जैसे हुबहू आप खड़े हो वैसे वैसे आप उसके अंदर दिखोगे, ना कि आपके पैर ऊपर दिखे और सर नीचे दिखे। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सीधा बनता है। दूसरी बात करें आभासी। आभासी क्या है? देखो, आभासी का मतलब वर्चुअल। देखो, आभासी का मतलब होता है जैसे आपने मिरर के अंदर अपने आप को खुद देखा, पर आप जिस उस मिरर के अंदर जो आपकी इमेज देख रहे हो, आपका प्रतिबिंब देख रहे हो, वो प्रतिबिंब आप किसी सीट पर, किसी पर्दे पर या किसी सीट पर प्राप्त नहीं कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आप उस दर्पण के अंदर जो आपका जो दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, आप उसको निकाल करके किसी पर्दे पर या फिर किसी चीज के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। इसलिए माना जाता है कि इस प्रकार के समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर वो कैसा होता है, आभासी होता है। आभास कर सकते हैं पर वास्तव में उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, रखने की कहीं जरूरत नहीं है। आप बेसिक चीज से अपने मिरर को देख करके इन चीजों का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है रीट के एग्जाम के लिए भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से पूछ लेता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इसके अंदर वास्तव में क्या होगा। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर रखें कि वस्तु के समान साइज का होगा। अगर आपकी मान लो हाइट 6 फुट है तो वहां पर दर्पण में जो हाइट आपकी दिखेगी वो 6 फुट ही दिखने वाली है। ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा दिखेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो 2 पॉइंट जो है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और आभासी, सीधा और वस्तु के समान। अब एक चीज यहां पर आती है कि पार्श्व के साथ उल्टा लिखा आता है, तो वो भी वहां पर सही है, वो भी वहां पर सही है। आप इस चीज को मत देखना कि आभासी और सीधे की बात कर रहा है। तो पार्श्व उल्टा की मतलब है पार्श्व दिखता है पर उल्टा दिखता है। कैसे, आपका लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट, तो ये उल्टा हो गया ना। तो पार्श्व दिखता है पर उल्टा दिखता है, तो ये चीज भी पार्श्व के साथ अगर उल्टा लगा हो तो सही है। और आभासी के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, सीधा जुड़ेगा और वस्तु के समान आकार का। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। जैसे मान लो ये वाला क्या है, आपका समतल दर्पण है, ठीक है, और ये बीच का प्लेन है, ठीक है। इस दर्पण के अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट आपके सामने इसे रखा हुआ है, वस्तु आपके सामने ये रखी हुई है, तो किरण जो है एक तो आती है इसके जस्ट सामने से। जैसे मान लो इसकी थोड़ी सी लेंथ में बढ़ा देता हूं, एक किरण आती है इसके सामने से, तो ये किरण जो है वो सीधी सीधी जैसे ही इसके ऊपर लंबवत गिरेगी तो ये सीधी सीधी उसी मार्ग में वापस लौटेगी, ठीक है। और बात करें अगर ये इसके ऊपर है, ये मिड पॉइंट जो है इसके ऊपर अगर गिरती है तो उतने ही एंगल पर क्या होती है, परावर्तित होती है, इस प्रकार से, ठीक है। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपतन कोण जो है वो क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज तो आपको पता है क्योंकि परावर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब दोनों परावर्तित किरणें काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब होता है, पर यहां पर तो काट ही नहीं, एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है। इसका मतलब जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, कहां पर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर। जैसे मान लो ये वाली साइड है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये वाली किरणें जो है वो पीछे की तरफ काट रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे काट रही है। तो आप इसकी लंबाई, हाइट देख सकते हो, जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, सेम का सेम है। ऐसे नहीं है कि ये छोटा बन रहा है ये बड़ा बन रहा है। तो आप देखना ध्यान से, यहां तक वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो जितना आकार वस्तु का उतना ही आकार क्या है, प्रतिबिंब का। पर वास्तव में ये रेखा नहीं काट रही है, परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं काट रही है, इनको पीछे बढ़ाने पर काट रही है। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, आभासी। और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, यानी कि जैसी वस्तु ऊपर रखी हुई है सेम की सेम साइज की एकदम सीधी की सीधी वस्तु यहां पर दिखाई दे रही है, तो प्रतिबिंब आभासी तो बन रहा है और इसके साथ साथ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और जितना आकार वस्तु का है, ये क्या है, वस्तु है, मान लो 3 मीटर की वस्तु है या फिर 2 मीटर की, 2 फुट की वस्तु है, तो आपको उतना ही लंबाई की या उतनी ही क्या होगी, आकार की वस्तु यहां पर दिखाई देगी। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और दूसरी बात आभासी, सीधा, वस्तु के समान। ये सेकंड जो पॉइंट है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं अपन इसके बारे में, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देता हूं, उसके बारे में 1-2 पॉइंट और उसके बारे में डिस्कस करके अपन चलते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की सरल रेखा है, जिसके मार्ग में कोई कण आ जाता है तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है और जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए माना जाता है कि प्रकाश को मीडियम की जरूरत नहीं होती, बिना मीडियम के भी गमन कर सकता है। प्रकाश की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किसने बताया था, प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा, ऑलराउंडर ने मापा 1676 में, 1676 में। चलिए बात करते हैं सबसे ज्यादा स्पीड क्या होगी, जिसके अंदर कण कम होंगे उसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी, जिसके अंदर कणों की संख्या ज्यादा होगी उसके अंदर स्पीड कम होगी। चलिए बात कर रहे थे हम गोलीय दर्पण की, जिसका परावर्तन पृष्ठ गोल होता है, उसके अंदर एक पॉइंट की बात कर रहे थे, जिसके अंदर दर्पण को 2 प्रकार में हमने डिवाइड किया था, पहला समतल दर्पण और दूसरा कौन सा, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के अंदर क्या होगा, जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या होगा, एकदम समतल होगा, वो समतल दर्पण होगा। और इसके अंदर गुण की बात करें, प्रतिबिंब के गुण, यानी कि इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसके गुण क्या होंगे। सबसे पहला गुण है पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब आपका दायां आपका बायां दिखेगा, बायां आपका दाया दिखेगा, ठीक है। इस तरीके की कुछ फॉर्मेट होता है। और प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, वो आपको सामने डायग्राम में दिख रहा होगा, आभासी बनता है। आभासी हमेशा सीधा बनता है, जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। तो ये सेकंड जो पॉइंट है मैं बार बार बता रहा हूं, ये सेकंड पॉइंट आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत बार ये पूछा भी गया है। चलिए थर्ड नंबर अगर बात करें, 4 पॉइंट है इसके, थर्ड नंबर की अगर बात करें हम यहां पर, तो तीसरा जो यहां पर जो गुण है
प्रतिबिंब का जो गुण है वो ये है कि मान लो आप दर्पण के सामने मान लो 3 मीटर की दूरी पर खड़े हो। कितने मीटर की दूरी पर खड़े हो? 3 मीटर पर। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी हुई है तो दर्पण के अंदर अगर आप देखोगे, दर्पण के अंदर की बात कर रहा हूं, तो दर्पण के अंदर भी आपको वो प्रतिबिंब क्या दिखेगा? 3 मीटर की दूरी पर ही दिखेगा। याद रखें, ये प्रतिबिंब है और इधर वाली साइड में क्या है? बिंब है। बिंब है। बिंब का मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वस्तु। तो याद रखें, दर्पण से, ये क्या है? दर्पण है। ध्यान से देखें, दर्पण से, ये बाहर की तरफ नहीं है, पीछे नहीं बना। मैं ध्यान से बता देता हूं कि जितने दूरी पर वस्तु रखी होती है दर्पण से, उतनी ही दूरी पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो सेम चीज आप याद रखोगे, मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप लिख लेना कि जितनी दूरी पर वस्तु प्रतिबिंब से रखी जाती है, या सॉरी, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, उतनी ही दूरी पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो ये थर्ड पॉइंट यहां पर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। सेकंड बात करें तो दर्पण जो है, याद रखें, वस्तु जो है, वस्तु का आकार, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वस्तु का आकार जो है उसके बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार होगा। प्रतिबिंब का आकार होगा। ऐसा नहीं है कि वस्तु का आकार छोटा है और प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप देखोगे दर्पण के सामने अगर खड़े हो तो आपका शोल्डर, अगर दर्पण में देखोगे तो शोल्डर को दर्पण के एकदम पास में ला करके टच करके देख लो, आपका शोल्डर जहां पर है वहां पर प्रतिबिंब भी आपके शोल्डर के बराबर, यानी कि आप जो हो, आपका इमेज जो बन रहा है वो उस इमेज का शोल्डर और आपका शोल्डर एकदम टच करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना वस्तु का आकार है उसी आकार का हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, चाहे आपकी कितनी भी हाइट हो, किसी भी तरीके को वैसा दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं। 5 नंबर पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहां पर होने वाला है कि 5वां पॉइंट ये बताता है कि मान लो एक चीज आप मान लो, आपका अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। अगर आप यहां पर खड़े हो और आपको पूरी अपनी इमेज देखनी है तो पूर्ण प्रतिबिंब के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, पूर्ण प्रतिबिंब के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब का मतलब होता है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करोगे? देखने के लिए दर्पण जो है, जो आपने समतल दर्पण यूज किया है, दर्पण की हाइट या लंबाई, आपकी लंबाई से, आपकी लंबाई से, आपकी यानी कि वस्तु की लंबाई, आपकी जगह वस्तु भी हो सकती है, तो आपकी लंबाई से क्या होनी चाहिए? कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम आधी होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, होनी चाहिए। अब बात ये रहेगी, कोई ये पूछेगा कि आधी ही जरूरी है क्या, इससे ज्यादा नहीं कर सकते? इससे ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनिए, आपने देखा होगा बड़े बड़े दर्पण होते हैं उसके अंदर भी आप पूरे दिखाई देते हो, पर अगर आपको पूरी हाइट देखनी है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि कम से कम उस वस्तु की हाइट से, लंबाई से, कुछ भी मान लो, तो उससे क्या होनी चाहिए? उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए? आधी। दर्पण की लंबाई से क्या, लंबाई जो है वो आपकी लंबाई से क्या होनी चाहिए? कम से कम क्या होनी चाहिए? आधी तो होनी ही होनी चाहिए। अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण सामने वाला कम से कम आपकी हाइट या ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, उसकी लंबाई से क्या होनी चाहिए? आधी तो होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आधी तो कम से कम, इससे कम अगर होगी, आधी से भी कम होगी, तो आप पूरा प्रतिबिंब देख नहीं सकते हो। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे समतल दर्पण के बारे में, जिसको हमने आज डिस्कस किया था। ठीक है, अगर बात करें, एक क्वेश्चन अगर और पूछ ले कि दो समतल दर्पण जो है वो किसी एंगल पर झुके हुए हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो देखो, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप याद रखें, 360 बटे थीटा और माइनस का 1। ये फॉर्मूला लगता है कि जब कोई दो दर्पण किसी एंगल पर, किसी कोण पर अगर झुके हुए हैं तो उसके लिए कौन सा एंगल, कौन सा कोण यूज होगा? 360 बटे थीटा माइनस 1। थीटा यहां पर वो है, थीटा क्या है यहां पर? दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण, के बीच का कोण। तो याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सभी को कि दो समतल दर्पण है, अगर उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है तो वो है थीटा। यहां पर उस थीटा का मान रख दोगे, 360 में भाग दोगे। अगर 360 में भाग देने पर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहां पर बता रहा हूं कि अगर 360 में भाग देने पर कोई सम संख्या आती है, क्या आती है? सम संख्या अगर आपको मिलती है तब आप क्या कर दोगे? -1 करोगे। इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, अगर थीटा का भाग देने पर 360 में, थीटा कोई भी हो सकता है, दो समतल दर्पणों के बीच में आपको एंगल बताएगा कि 30 डिग्री है, कितना डिग्री है। अगर थीटा का भाग देने पर 360 में अगर कोई सम संख्या आती है, सम संख्या वो होती है जिसका भाग 2 में
पूरा पूरा चला है, 2 का भाग पूरा पूरा चला है, वो सम संख्या है। और अगर सम संख्या आती है तो उसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप एक माइनस करोगे तो प्रतिबिंबों की कुल संख्या आ जाएगी कि कितने प्रतिबिंब उससे बनेंगे, 2 दर्पणों से कितने प्रतिबिंब, कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, वो आपकी संख्या आ जाएगी। अगर वहां पर दूसरा कंसेप्ट आ जाए कि 360 में डिग्री में थीटा का भाग देने पर विषम संख्या आ जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, विषम संख्या का मतलब यहां पर है कि जिसमें 2 का भाग पूरा ना जाए, तो विषम संख्या आती है तो आपको -1 करने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वही प्रतिबिंब की क्या होगी, संख्या आएगी। पर जहां पर सम संख्या दिखे वहां पर आपको माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समतल दर्पण का जो कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, और इससे संबंधित कोई भी प्रकार का आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट यहीं से पूछेगा, इसके अलावा कोई प्रकार का यहां से क्वेश्चन नहीं उठेगा। ठीक है, तो हमने आज समतल दर्पण को विस्तार से देख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे गोलीय दर्पण के अंदर गोलीय दर्पण के प्रकार, दर्पण के नियम, इस प्रकार से कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल पर पूरे तरीके से बने रहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।